नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। काफी बड़ा टॉपिक है, इसको हम कई सेक्शन में बांट कर देखेंगे। आज हम थोड़ा सा वायुमंडलीय और जो संगठक हैं, जो अवयव हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, वायुमंडल जो है, इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एटमॉस्फेयर जो शब्द है, ये ग्रीक शब्द एटमॉस और स्फेरिया से मिलकर बना है, समझेगा। जहां पे एटमॉस का मतलब वेपर है और स्फेरिया का मतलब है बॉल, यानी कि एक ऐसा गोली आकृति जिसके चारों ओर एक वेपर है, एक आवरण है, उसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष अगर देखें तो पृथ्वी के चारों ओर फैला वह गैसीय आवरण जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसमें कई तरह की गैसें पाई जाती हैं, समझेगा, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अध्ययन जो होता है वो अगर देखें हम तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसका अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है, जबकि वायुमंडल के निचली परत को ऋतु विज्ञान या मेटीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, एटमॉस्फेयर में हमारे कई तरह के अवयव हैं। उनमें आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे हैं जिनका अनुपात स्थिर है और कुछ ऐसे भी अवयव हैं जिनका अनुपात निश्चित नहीं है, अर्थात उनकी मात्रा निश्चित नहीं। उन सारे अवयवों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जो अवयव जो स्थिर अनुपात में हैं, जरा उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, जलवाष्प और धूल के कण। ठीक है, इन अवयवों में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सर्वप्रथम नाइट्रोजन की, तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, समझेगा। लगभग 78.08% के आसपास इसका योगदान रहता है वायुमंडल में। जो नाइट्रोजन है, ये माना जाता है कि यह वायुमंडल में आग के तेजी से जलने, जो आग के तेजी से जलने में रुकावट करता है, अर्थात चीजें तेजी से नहीं जल पाती है, समझिएगा, नाइट्रोजन। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वनस्पतियों में प्रोटीन के बनने के लिए जिम्मेवार है, समझिएगा। जो प्रोटीन है ये इन्हीं कारण बनेंगे। इसके अलावा कुछ शैवाल और लेगुमिनस जो कुल के पौधे होते हैं वो वायु मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है, कि नाइट्रोजन जो है जीवधारियों के उद्भव के लिए जिम्मेवार है और खासकर मानव के उद्भव के लिए ये भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है वायुमंडल में। ठीक है, इसके अलावा यह इन चीजों के लिए भी आवश्यक है।
अब हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है आप जानते हैं कि जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जीवधारियों के लिए आवश्यक। अग्नि प्रज्वलन के लिए आवश्यक। समझिएगा, ऑक्सीजन अग्नि प्रज्वलन के लिए भी आवश्यक है। वनस्पतियां जो वनस्पतियां हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का और या ऑक्सीजन को वातावरण में, वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन आप जानते हैं बहुत ही आवश्यक है, जीवधारियों के लिए, मानव के लिए, सबके लिए आवश्यक है। अग्नि प्रज्वलन के लिए आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग नहीं जलती है। वही जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियां जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को विमुक्त करती, मतलब छोड़ती हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए जो आर्गन है आप जानते हैं अक्रिय गैस है। ठीक है, इसमें हम अगला महत्वपूर्ण देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.036% पाई जाती है। इसको कभी कभी हम लोग 0.046% भी मान सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आग बुझाने के लिए आवश्यक है। वनस्पतियों द्वारा इसे ग्रहण किया जाता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। हम जानते हैं कि वर्तमान में हम लोग जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। अगर हम दिन पर दिन जीवाश्म ईंधनों का दहन अत्यधिक करेंगे और वनस्पतियों का चूंकि वर्तमान में कटाव हो रहा है, वन बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह मानव समाज के लिए नुकसानदायक है। इससे जो है देखिए क्या होता है, क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए जो वनस्पतियां होती हैं आप जानते हैं एक ऑक्सीजन को निकालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। वही मानव कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अगर चूंकि इसके अलावा जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी बात वनस्पतियों का कटाव हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, होता क्या है कि जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सन से आने वाली, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जो सन से आने वाली किरणें होती हैं SWR, उनके लिए तो ये पारदर्शी होता है, समझिएगा। लेकिन जब पृथ्वी के
द्वारा उत्सर्जन अर्थात पार्थिव विकिरण होता है, जो कि LWR के रूप में होता है, इसके लिए ये पारदर्शी नहीं होती और ये LWR जो पृथ्वी के पार्थिव विकिरण है उसको वापस वायुमंडल में भेज देती है, पृथ्वी के वायुमंडल में। इससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव आप ग्रीन हाउस इफेक्ट में देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसका योगदान अगर देखा जाए तो लगभग 50% तक है ग्रीन हाउस गैसों में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। वर्तमान में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वो मानव समाज के लिए हानिकारक है। हम जानते हैं कि 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर कमी करने का प्रावधान किया गया। लोगों को बाध्य किया गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करें, ठीक है। अब हम ओजोन की बात करेंगे। जो ओजोन है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। यह हमारे वायुमंडल में, समझिएगा, एक तरह से पृथ्वी की एटमॉस्फेयर की छतरी होती है, समझिएगा। ओजोन जो है, अभी ओजोन चर्चा हम लोग और करेंगे जब परत पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ओजोन जो है वायुमंडल में बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार जो है अगर देखें हम तो ये 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी एक खूबी यह है कि जो प्रमुख है कि ये जो ओजोन है ये सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें या परावैंगनिक किरणें, उनको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इनको अवशोषित कर लेती है अल्ट्रावायलेट किरणों को और पृथ्वी पर आने नहीं देती। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा कवच कहें ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। सुरक्षा कवच, पृथ्वी की सुरक्षा कवच इसे कह सकते हैं। तो देखिएगा, तो ओजोन जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे ये किरणें जो है पृथ्वी की धरातल पर नहीं पहुंचती। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरातल पहुंचेंगी तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होंगी। हमको त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ओजोन जो है चूंकि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, इसको सर्वाधिक नुकसान ओजोन को CFC से होता है। जो गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। इस कारण से 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और हम जानते हैं कि इसी कारण से यह प्रतिबंध जो लगाया गया था, इसी कारण से 16 सितंबर को चूंकि यह प्रतिबंध लगा गया CFC पर, CFC के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगा था। इस कारण से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है इसी कारण से, क्योंकि CFC इसको नुकसान पहुंचा रही थी और उसके उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ओजोन जो होती है उसकी मोटाई को डॉप्सन में नापा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम
वायुमंडल के अस्थिर अनुपात वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। अस्थिर अनुपात वाले जो तत्व हैं उनमें जलवाष्प और धूलकण प्रमुख है, और ये दोनों जलवाष्प और धूलकण दोनों ताप नियंत्रक का भी कार्य करते हैं। कैसे करते हैं चर्चा करेंगे। देखिए, जो जलवाष्प होता है वास्तव में ये हमारे वायुमंडल में लगभग 4% तक पाया जाता है, 1 से 4%, समझिएगा। ये जो है जलवाष्प अगर हम देखें तो वास्तव में यह ध्रुवों की ओर कम पाया जाता है। अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो विषुवत रेखी क्षेत्र है यहाँ तापमान अधिक होता है और यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, तो स्वाभाविक है वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी, तो इन क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। अगर हम विषुवत रेखा की ओर देखें तो यहाँ जलवाष्प की मात्रा अधिक अर्थात 4% तक, वहीं ध्रुवों की ओर यह मात्रा लगभग 1% तक रहती है। ठीक है। दूसरी बात, जलवाष्प ही एक ऐसा, देखिए जलवाष्प एक ऐसा तत्व है वायुमंडल में जो कि बहुत ही परिवर्तनशील है, मात्रा निश्चित नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जलवाष्प हम जानते हैं, जलवाष्प वाष्पीकरण की प्रक्रिया के तहत जलवाष्प ऊपर जाते हैं बन के, हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती ठंडी होती जलवाष्प के रूप में जाते हैं, और वही बादल कोहरा इन सब का निर्माण करते हैं। तो ये परिवर्तनशील रहता है, समझिएगा जलवाष्प, और इनका असमान वितरण होता है। अर्थात अगर हम देखा जाए क्षैतिज रूप से देखा जाए तो देखिए हर जगह अगर विषुवत रेखी क्षेत्र देखें और ध्रुवीय क्षेत्र देखें तो यहाँ पे क्या है, असमान वितरण दिखाई दे रहा है, समझिएगा। ऊपर ऊंचाई पर अगर हम जाए देखें तो जलवाष्प जो है 5 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरे वायुमंडल के जलवाष्प का 90% 5 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, समझिएगा। उसके ऊपर फिर 10%, यानी कि सर्वाधिक जलवाष्प कहां पाए जा रहे हैं, 0 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये जलवाष्प जो होते हैं, समझिएगा, मैंने बताया यहाँ पे कि ताप नियंत्रण का काम करते हैं, तो किस तरह से करते हैं जरा देखिएगा। ये वास्तव में जो सूर्य ताप होता है, जो सन से किरणें आती हैं सौर विकिरण के रूप में, जो कि SWR के रूप में होती हैं, जलवाष्प उन SWR का अवशोषण करता है, समझिएगा, उनका अवशोषण कर लेता है। अगर ये जलवाष्प न रहे पृथ्वी पर, देखिएगा, तो पृथ्वी में दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान बहुत कम हो जाएगा, समझिएगा। ये अर्थात पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं, एक कंबल की तरह कार्य रहता है, जो चीजों को ऊपर से आने से रोकता भी है और नीचे से आने से भी रोकता है। ध्यान रखिएगा, जलवाष्प जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हो जाता है, समझिएगा। ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनमें जलवाष्प का भी योगदान रहता है इसके प्रभाव में। क्यों? क्योंकि ये जो है जलवाष्प पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है उसको भी जलवाष्प रोकता है, समझिएगा। जो बादल होते हैं वो पार्थिव विकिरण जो होता है उसको वापस भेजते हैं हमारे वायुमंडल में, यानी कि हमको जो अत्यधिक गर्मी लगती है वास्तव में वो सूर्य के उष्मा से न होकर बल्कि पृथ्वी के द्वारा जो विकिरित उष्मा होती है उससे फील होता है। ठीक है, समझे बात। तो ये अवशोषण की प्रक्रिया जो होती है यहाँ पे जलवाष्प द्वारा होती है, इससे तापमान यहाँ मेंटेन रहता है, अवशोषण करते हैं, समझिएगा, बनाए रखते हैं, बहुत तापमान कम नहीं हो पाता है। तो ताप नियंत्रक पृथ्वी के दिन का तापमान अधिक हो जाता है, अगर हो जाएगा, अगर न रहे तो जलवाष्प। वहीं रात का तापमान बहुत कम हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के रात का जो तापमान है वो बहुत कम हो जाएगा अगर ये न रहे तो। इस कारण से इन्हें जो है ताप नियंत्रक कहा जाता है।
बात करते हैं धूल कणों की। देखिए, जो वायुमंडल में धूल कण होते हैं, मैंने बताया कि ये ताप नियंत्रक का कार्य करते हैं, ये भी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो धूल कण होते हैं वायुमंडल में, वास्तव में ये वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। समझिएगा, आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जलवाष्प जब ऊपर जाता है, हवा ठंडी गर्म होने के बाद जब ऊपर जाती है, ठंडी होती है, तो इन धूल कणों के चारों ओर जाकर लिपट जाती है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये जो है आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें बादल कोहरा का निर्माण होता है। समझिएगा, बादल से फिर वर्षा होती है, तो वर्षा की बूंदों के लिए नाभिक का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात, वर्षा की बूंदों के लिए नाभिक का कार्य करते हैं कौन? धूल कण। ठीक है, समझिएगा। अगर हम बात करें इनके क्षैतिज रूप से देखें तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो धूल कण की मात्रा होती है वायुमंडल में, वो पहले बढ़ती है फिर घटती है। ध्यान दीजिएगा, पहले बढ़ती है फिर घटती है धूल कण की मात्रा। ठीक है, समझिएगा। अगर हम देखें वायुमंडल में ऊपर की ओर जाए, ऊर्ध्वाधर देखें, तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर जितने धूल कण होते हैं वायुमंडल में, उसका 50% 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। अगर हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं, तो हम देखेंगे कि सभी धूल कणों का 90% उस 10 किलोमीटर के अंदर आता है। ठीक है, समझिएगा। ये धूल कण आप जानते हैं कि जो सूर्य तप आता है SWR के रूप में, जब उसका परावर्तन करते हैं धूल कण, वहां पे प्रक्रिया होती है प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग होता है, जिससे आसमान का जो आसमान हमारा है वो नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान का रंग ध्रुवीय बेला में लाल सा दिखाई देता है, वो लाल दिखाई देना भी ये नैनाभिराम रंग जो होता है आसमान रंग, वो धूल कणों के कारण होता है। तो धूल कण हमारे वायुमंडल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जो चीज न समझ में आई।